CSR नेट क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स को ठीक से गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए फटाफट आप को शेयर कर दीजिए और सारे लोग इस पे जुड़ जाइए। देखिए ध्यान से, आज हमारा क्लास कुछ दिन बाद हो रहा है ना, उतने दिन हम बिजी थे थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं। गुड इवनिंग। कुछ नए लोग हैं हमारे चैनल पे, तो उनका बहुत ही हमारे चैनल पे स्वागत है। जो लोग आज केमिस्ट्री का नए वीडियो देख रहे होंगे ना, वो ध्यान से समझिएगा। आज की हमारा क्लास है वो हम एटम के पढ़ने वाले हैं, परमाणु। आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में जानेंगे। गुड इवनिंग संजय राणा, उमा झा, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है एटम के बारे में। तो एटम के बारे में आपका डिफिनेशन के तौर पे याद रखिए, एटम की जानकारी के लिए याद रखिए। तो एटम के बारे में आपको याद रखना है कि एटम जो है भाई सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा से छोटा कण जो होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, एटम नाम देते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण, ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। इसके बाद समझिएगा ध्यान से। थैंक यू सोनम कुमारी, थैंक यू। हम भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहे थे। आज से हमारा क्लास रेगुलर चलेगा, बिल्कुल रेगुलर चलेगा संजय राणा जी, आज से हमारा क्लास बिल्कुल रेगुलर चलेगा। अब कोई डिस्टर्ब नहीं है, बिल्कुल रेगुलर होगा। तो देखिए ध्यान से, हमने कहा कि परमाणु हमारे यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में जाना जाता है, सबसे छोटे से छोटे कण के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि ब्रह्मांड की वे सबसे छोटे कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाएगा, एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है। जैसे समझिएगा, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको एक पॉइंट को, आप यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे क्या याद रखना है आपको भाई, तो यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि मान लो कोई एक एटम है, मान लिया मैंने कि ये एक एटम है, इसके अंदर क्या है भाई, एक न्यूक्लियस है। हाईलाइट नहीं हो रहा है। मान लो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये जो आपको दिख रहा है बाहर की ओर, इससे हम नाम देते हैं, इस पूरे को मिलाकर हम नाम देते हैं एटम। क्या नाम देते हैं, एटम नाम देते हैं। इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहा जाता है, या इसे ही कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स, इसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इससे हिंदी में हम क्या नाम ले लेंगे, नाभिक का नाम लेते हैं। क्या नाम लेंगे, नाभिक नाम दे देंगे। ये जो आपको दिख रहा है भाई, इससे हम नाम देते हैं ऑर्बिट, इसको क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट नाम देते हैं। हिंदी में कहते हैं कक्षा। ये जो आपको दिख रहा है भाई, इस न्यूक्लियस के अंदर कई बार पूछा जा चुका है कि न्यूक्लियस में क्या क्या स्थित होते हैं। तो आपको बताना है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। P4 क्या याद रखना है, प्रोटॉन, और N4 क्या याद रखना है, न्यूट्रॉन।
और इसके जो बाहर की ओर ऑर्बिट दिख रहा है आपका, इसके जो बाहर की ओर ऑर्बिट दिख रहा है, यहाँ पे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। तो ये बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि इसके ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ई फॉर क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे समझना ध्यान से कि ये जो हमारा है न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक बात आपको पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई ये जो नाभिक है इसकी सबसे पहली बार खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आपको बता दूं कि नाभिक की सबसे पहली बार लगाया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा लगाया गया था। रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस का पता लगाया, ये बात भी पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको बोल सकते हो हिंदी में अल्फा कण प्रकीर्णन व्याख्या के द्वारा क्या लगाया था, रदरफोर्ड ने किसके बारे में जानकारी दिया, नाभिक के बारे में या फिर न्यूक्लियस के बारे में पता लगाया। इसके बाद देखिए ध्यान से, बात करें इस एटम के बारे में कि सबसे पहली बार एटम को किसने पता किया था या सबसे पहली बार एटम के बारे में किसने बताया था। तो आपको बताना है किसको, जॉन डाल्टन को बताना है। किसको बताना है, जॉन डाल्टन को बताना है। 1808 में पहली बार परमाणु के बारे में बताया था कौन, जॉन डाल्टन ने। इसके बाद देखिए ध्यान से, जॉन डाल्टन ने कहा एटम के बारे में क्या क्या बातें कहा भाई। तो यहाँ पे आपको बता दूं जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या कहा, तो देखना ध्यान से। ये जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने एटम के बारे में पहली बातें आपको क्या याद रखना है, तो पहली बातें तो आपको याद रखना है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि जिस समय एटम का डिस्कवरी किया गया था, इन्होंने क्या किया भाई, एटम के बारे में पता लगाया। किसने, जॉन डाल्टन ने। फिर कहा कि एटम जो है भाई वो कैसा पार्टिकल है, तो कहा कि यह अविभाज्य पार्टिकल है, अविभाज्य कण है, इससे तोड़ा नहीं जा सकता है। और तीसरी बात आपको इनसे क्या याद रखना है, तो तीसरी बात याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है भाई, वह मास प्लस में आपकी केमिकल प्रॉपर्टी से सेम होते हैं। मतलब क्या है, तो थोड़ा सा समझिएगा। कहा कि किसी भी तत्व में चाहे जितने भी एटम क्यों न हो, है ना, उन सभी एटमों में जो उसका मास होगा और उनका जो रासायनिक गुण होंगे वो सभी क्या होंगे, समान होंगे। और वही जब अलग अलग एटम की अलग अलग एलिमेंट की बात करेंगे तो अलग अलग एलिमेंटों में एटम का जो मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक गुण होता है वो क्या होगा, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कोई बात नहीं कुंदन गुप्ता जी, टाइम का सही जानकारी नहीं था। जब पहला क्लास आपको लग रहा था, है ना, बहुत दिनों बाद हमने क्लास लेने आपके सामने आया था, तो टाइम आपका 4 बजे ही रहेगा, है ना, टाइम आपका 4 PM में ही होगा। पर डे की शेड्यूल आपका मिलेगा 4 PM में लाइव है आपका, ठीक ना, 4 PM में ही आपका पर डे का लाइव क्लास चलेगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझते रहिए। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, तो इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो एटम में आपके मूल रूप से कितने पार्टिकल को हम पढ़ेंगे, तो इनका जो मौलिक कण होते हैं, जो एटम है आपका, एटम की बात करें मौलिक कण की, तो मौलिक कण जो होते हैं एटम के अंदर वो कितने हैं आपका, तो बताने ही कि 3 कण हैं। कितने पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे 3 पार्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अभी मैंने दिखाया यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था और बाहर इसकी कक्षाओं में क्या घूम रहे थे भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहा था। ये थी आपका 3 पार्टिकल। पहला पार्टिकल है आपका प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन,
और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में आपको क्या बताना है? तो पहली बार आपके इनके बारे में जानकारी रखना होगा कि ये कैसे पार्टिकल है, इन पे चार्जेस कैसे हैं, इनके पता किसके द्वारा लगाया गया, ये तीनों बातों की जानकारी आपको रखना होगा। तो देखिए ध्यान से बात करेंगे प्रोटॉन की, तो इसके पहली बार पता लगाया गया था आपका, या फिर कह सकते हो कि इनका खोज किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा। गोल्डस्टीन के द्वारा पता लगाया गया था, जबकि इसका नामकरण के लिए, जबकि इसका नाम किसके आधार पर रखा गया भाई? तो रदरफोर्ड के आधार पर रखा गया था। तो ये बात आपको याद रखना है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया, जबकि इसका नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। बात करेंगे किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन का खोज किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। चैडविक के द्वारा इसका खोजा गया था। किसको? न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन का जो खोज हुआ था भाई, आपको बता दूं कि ये जो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में पता लगाया था, तो ये लगाया था आपका कैथोड किरण के रूप में, सॉरी एनोड किरण के रूप में इसका पता लगाया था। ये भी याद रखना कि प्रोटॉन को किस रूप में खोजा गया था? तो एनोड किरण के रूप में खोजा था। किसने? गोल्डस्टीन ने। बाद में उसका नामकरण किसके आधार पे कर लिया गया था? तो इसके आधार पे कर लिया गया था, रदरफोर्ड के आधार पे कर लिया गया था। बिल्कुल रिपीट कर देंगे कुंदन गुप्ता जी, एक बार रिपीट आपको कर दिया जाएगा, है ना। एक बार आप इसको समझ लीजिए, फिर आपको रिपीट कर देता हूँ मैं। इसके बाद आपको बता दूं कि जो आपका जे थॉमसन ने खोजा था किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था कैथोड किरण के रूप में, कैथोड किरण के रूप में खोजा गया था। यदि आपसे कहेगा कि बताओ भाई कैथोड रे, कैथोड रे के रूप में किसका खोज किया गया था? तो आपको बताना है किसका? इलेक्ट्रॉन का। और कहेगा कि एनोड रे के रूप में किसका पता लगाया गया था? तो आपको क्या बताना है? एनोड रे के रूप में आपको पता लगाया गया था किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। इसके बाद ये जो प्रोटॉन है भाई, इस पे चार्ज की यदि बात करें, हम चार्ज की बात करें कि कैसा चार्ज होता है, तो आपको बताना है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। वही चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसी चार्ज की बात कर लेंगे? हम निगेटिव चार्ज की बात कर लेंगे। इसके बाद बात करेंगे आपका न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज है भाई वो क्या होता है? जीरो होता है। मतलब कह सकते हैं कि इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रल है। कैसा है? उदासीन है। ये कैसा पार्टिकल है भाई आपका? तो न्यूट्रॉन के बारे में बताना है कि यह उदासीन पार्टिकल होता है। कौन? न्यूट्रॉन। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद यदि आपसे बात कर ले जाएगा किसका? मास का। तो मास की बात एक मिनट देख लो, यहाँ पे चार्ज की बात आ ही गया है तो पॉजिटिव है, तो कितना है भाई चार्ज? ये भी पता लगा ही लेते हैं। तो इस पे चार्ज होता है आपका 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और यहाँ पे लगा देना आप क्या? प्लस। ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज में कितना चार्ज होगा? माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, और इस पे क्या होगा? 0। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको याद रखनी है। एक बात आपको यह क्या याद रखना है कि इनकी मासेस भी पूछ ली जाती है कि इनका सभी का द्रव्यमान क्या है। तो इनका यदि मास की बात करेगा, द्रव्यमान की बात करेगा, तो द्रव्यमान में आपको कितना याद रखना है? तो देखो ध्यान से, द्रव्यमान में आपको याद रखना है जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg में, याद रखना। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg होगा। और ये जो न्यूट्रॉन है भाई, इसका भी जो आपका मास होता है 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg, है ना। तो ये होती है इनका क्या? मास वैल्यू। तो इतना आपको मास वैल्यू यहाँ पे याद रखना था। गुड इवनिंग रिंकू सोरेन, वेलकम। चलिए देखिए ध्यान से, तो इतनी बातों को आपको क्या याद रखना है? किसके बारे में? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में इतने पॉइंटों को आपको याद रखना था। इसके बाद आपको क्या याद रखना है भाई? तो इसके बाद संतोष कुमार जी है। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या याद रखना है भाई? तो इसके बाद आपको जानना है एटम के बारे में कि
एटम के जो कक्ष है भाई वो कितने कक्ष तक हो सकते हैं एटम में, तो यहाँ पे बात करेंगे हम एटम की। तो देखिएगा आगे समझते हैं एटम के बारे में। तो ये तो सब पार्टिकल थे किसके, तो ये एटम के पार्टिकल थे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिनके हमने खोज के बारे में पता लगाया। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो एटम है भाई, ये इसकी न्यूक्लियस है और ये इसका ऑर्बिट है। अभी मैंने कहा इसमें प्रोटॉन रहेगा और इसमें न्यूट्रॉन रहेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, अपना चक्कर लगा रहा था। यहाँ पे समझना ध्यान से, हमने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है भाई, ये न्यूक्लियस की जो साइज है, ये न्यूक्लियस की जो साइज है और इस एटम, ये न्यूक्लियस का साइज है और ये क्या है भाई, एटम है और ये एटम की साइज है, एटम की साइज है। तो यदि आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई किसी भी एलिमेंट का जो एटम होती है उसके नाभिक और उसके एटम के साइज में क्या अंतर होता है, या कितने बड़ा या कितने छोटा होता है उसका नाभिक, तो समझना ध्यान से। कह रहा है कि न्यूक्लियस के आकार से किसी भी एटम का जो आकार होता है, बात करेंगे साइज का, तो वह 10 के पावर 5 टाइम्स होते हैं। कितने टाइम्स होते हैं, 10 के पावर 5 गुना होता है, 10 के पावर 5 गुना के बराबर होता है उसके परमाणु के आकार, नाभिक के आकार से उसकी परमाणु के आकार कितना होता है, 10 के पावर 5 गुना होगा। और वही यदि हम बात करेंगे एटम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो समझना ध्यान से, उसका जो आयतन होता है भाई, आयतन जो होता है वो न्यूक्लियस के आयतन के 10 के पावर 15 गुना होता है। कितना होगा, न्यूक्लियस के आयतन से 10 के पावर 15 गुना आयतन किसका होता है, एटम का आयतन होता है। जबकि साइज की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के साइज से 10 के पावर 5 गुना साइज कितना हो, किसका होगा, एटम का होगा। ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, आपस में आप लोग बात मत किया करिए, आपस में आपका बात मत किया करिए। इसके बाद देखिए ध्यान से, आपको बात यहाँ पे क्या याद रखना है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है भाई कि ये जो आपका दिख रहा है एटम, ये क्या होता है, तो एटम के अंदर आपकी किसी भी चीज़ का कोई रेडियस होता है, किसी भी चीज़ का किसी न किसी प्रकार का रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। तो यदि एटम की त्रिज्या की बात करेंगे तो पहली बात आपको तो याद रखना है कि एटम की त्रिज्या का जो माप करते हैं हम, वो किस में करते हैं, तो उसको हम करते हैं एंगस्ट्रॉम में। कितना करते हैं भाई, एंगस्ट्रॉम में करते हैं। ये बात भी पूछ लिया जाता है कि एटम का जो रेडियस होता है उसको किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और न्यूक्लियस के रेडियस की बात करेंगे, नाभिक के रेडियस की बात करेंगे, तो नाभिक का जो रेडियस होता है भाई उसको हम किस में मापेंगे, तो उसको हम मापते हैं फर्मी में। किस में मापेंगे, फर्मी में मापेंगे। इसका पूरा नाम होता है फर्मी। और बात करेंगे कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो बताना है कितना, यहाँ पे बताना है 10 के पावर कितना, 10। ये है आपका एंगस्ट्रॉम। और आप फर्मी की बात करेगा तो बताना है -10 सॉरी, और 10 के पावर कितना, 15 फर्मी। ये क्या है, एक फर्मी की मान है और ये आपका एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो यदि कहेगा कि एटम को त्रिज्या के किस में मापते हैं हम, तो एटम की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापते हैं और न्यूक्लियस को किस में मापते हैं, न्यूक्लियस के रेडियस को मापते हैं फर्मी में। होता क्या है एटम की त्रिज्या, तो उसको ध्यान से सुनना। कह रहा है कि नाभिक से उसकी अंतिम कक्षा के बीच जितनी भी लंबाई होगी, नाभिक से उसकी अंतिम कक्षा के बीच जितनी भी लंबाई होगी उसको हम क्या मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं। किसी भी एटम का क्या होता है, रेडियस होता है। जैसे बात करेंगे कि हाइड्रोजन का रेडियस कितना होता है, तो इसको याद रखना कि हाइड्रोजन का रेडियस जो होता है 0.037 गुने 10 के पावर -9 नैनोमीटर में होता है। कितना होगा, 10 के पावर -9 नैनोमीटर होता है। ये किसकी त्रिज्या था यार, हाइड्रोजन की त्रिज्या था। तो इसको आपको याद रखना है।
बिल्कुल संजय राणा जी, आप मेरे क्लास को चुपचाप नहीं देखना, अपने मन में इसको स्टडी भी करते रहना है। एटम की साइज का रिपीट करूं क्या? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 होता है जी, 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम का मान, ठीक है। और एटम की साइज की रिपीट करूं तो एक बार देखना ध्यान से दोबारा, मैं कहा कि एटम की जो साइज होता है, यहाँ पे मैं फिर से बता दूं आपको कि एटम की जो साइज होता है भाई आपका, जैसे समझना कि ये आपका एटम है और ये आपका न्यूक्लियस है, तो कहेगा कि न्यूक्लियस का साइज में बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? साइज की, आकार की बात कर रहा हूँ। तो आकार की बात करोगे ना तो न्यूक्लियस के जितना भी आकार होगा उसके 10 के पावर 5 गुना आकार किसका होगा? एटम का आकार होगा, परमाणु का आकार होगा। और बात करेंगे किसका? आयतन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की यदि बात कर लूँ तो वॉल्यूम की जो होता है भाई, आयतन की बात करेंगे तो न्यूक्लियस की जितना भी आयतन होगा उसके 10 के पावर 15 गुना आयतन किसका होगा? इस एटम का आयतन होगा। बस इतना ही बात आपको याद रखना था। कोई बात नहीं कुंदन गुप्ता जी, हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन की एटम की बात की है तो हमने कहा कि हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है वो 0.037 गुनी 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है, सॉरी नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर, इसे नैनोमीटर पढ़ते हैं। आप जब फिजिक्स पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि एक नैनोमीटर के बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है ना। एक नैनोमीटर के बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पिंटू गुड इवनिंग जी, आप लेट से आज जुड़ रहे हैं। चलिए देखिए कोई बात नहीं, जब हमारा क्लास ख़त्म होगा तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद आइए आगे बात समझते हैं। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? तो इसके बाद आपको याद रखना है भाई कि किसी भी एटम को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे समझेंगे कि एटम में कौन सी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप किसी प्रकार का ऐसे लिखा हुआ एक एलिमेंट देखते हैं, इस एलिमेंट का क्या नाम है? मान लो कि अभी आपको कुछ नहीं पता, अभी आपको इस एलिमेंट का नाम कहा कुछ नहीं पता, सिर्फ देखिए आपने पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट लिखा हुआ था। अभी इस एलिमेंट में ये जो 16 लिखा हुआ है एक क्या है, ये जो 8 लिखा हुआ है एक क्या है, इनके बारे में हम कैसे जानेंगे? तो इससे हम कहते हैं कि किसी भी एटम को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, किसी भी एटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। तो समझिएगा ध्यान से, रिप्रेजेंट ऑफ एटम। तो बात करेंगे परमाणु के कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बारे में समझिएगा। मान लो कि x कोई क्या है, एटम है। मान लीजिए कि x क्या है, कोई एटम है, और x कोई एटम है, तो इसके नीचे में क्या लिख दूँ आपका? तो यहाँ पे मैं कर दूँ z और यहाँ पे कर दूँ मैं क्या? a। नीचे कर दूँ क्या? z और ऊपर लगा दूँ क्या? मैं a लगा दूँ। तो यहाँ पे आपको हो जाए क्या कि नीचे मैंने z लगाया, ऊपर में लगा दिया a। तो a जो आपको दिख रहा है ना भाई, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसको क्या नाम देंगे? एटॉमिक मास। हिंदी में इसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। इसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। और ये जो आपको z दिख रहा है भाई, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर, या फिर नाम देते हैं हिंदी में क्रमांक संख्या, या फिर इसी को कह दिया जाता है परमाणु संख्या। इसी को कह दिया जाता है परमाणु संख्या। अब समझिएगा कि क्या होता है एटॉमिक मास, किसी परमाणु का उसका द्रव्यमान क्या होता है, और किसी परमाणु में उसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है, परमाणु संख्या क्या होता है। पहली बात आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर को किसके द्वारा लिखा जाता है? तो एटॉमिक नंबर को z के द्वारा लिखा जाता है, जबकि एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान को a के द्वारा रिप्रेजेंट हम करते हैं। यहाँ पे समझिएगा, एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट में है ना, उसके नंबर ऑफ
प्रोटॉन को क्या कहा जाता है? तो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड कहा जाता है, मतलब कि एटॉमिक नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। बता दूंगा, सारे चीज़ बताऊंगा प्रोटॉन का नंबर क्या होगा। सब कुछ डिपेंड करता है इस एटम पे कि कौन सा एटम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, इस पर डिपेंड करेगा उसका प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। एक एक चीज़ देखेंगे कि कैसे हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को फाइंड आउट करते हैं। मैंने कहा कि किसी भी तत्व में उसकी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। प्रोटॉनों की कुल संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो आपको बता दूं कभी कभी यह इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वल कब होगा? एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वल तभी होगा जब वह एटम न्यूट्रल हो, ऐसा हो, उदासीन हो, उस पर किसी प्रकार की कोई चार्ज न हो। जैसे समझना, मैंने कहा कि आपका 7 मान लीजिए C6 12 है, इस पर किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं है, और वही एक और एलिमेंट लिखूँ Al+3, इस पर 3 चार्ज है। और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो उस वक्त आपका एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इस बात को आपको याद रखना कि किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है भाई? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। देखिएगा ध्यान से, हमने कहा कि एटॉमिक नंबर की जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है कौन? जेड। बात करें एटॉमिक मास को, तो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास कहा जाता है। प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों को कुल संख्या को मिलाकर क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास कहा जाता है। और यहाँ से यदि हम न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो n बराबर हो जाएगा a माइनस क्या? p। n बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस p। और p किसके इक्वल है? z के इक्वल है। तो एक और हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि n इक्वल टू होता है a माइनस z। क्या होता है? n इक्वल टू होता है a माइनस z। तो ये होती है एटम की रिप्रेजेंट करने की तरीका। अब इसमें कुछ आपका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, उस एग्जाम्पल के तरीके पर समझिएगा आप कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। जैसे देखिएगा, मान लीजिए ए आपका एटम लिखा हुआ है, ए आपका एटम है। आपको इसमें निकालना है, क्या निकालना है भाई? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, और इसमें आपका क्या निकालना है? परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। सारे चीज़ को फाइंड आउट करने हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा बारी बारी से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। बात करें प्रोटॉन की, तो मैंने कहा कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस प्रकार था। इसको हमने कहा था एटॉमिक नंबर। ध्यान से समझते रहिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। और इसको हमने कहा था एटॉमिक मास। ये थी द्रव्यमान संख्या, ये था परमाणु संख्या। तो यहाँ पे बात करें कि नीचे वाले को हमने कहते हैं जेड, और जेड को कहा जाता है परमाणु संख्या। तो यहाँ पे जेड की मान कितना हो जाएगा कार्बन में? तो कहेंगे कितना? 6। कितना हो जाएगा? 6। बात करेंगे ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कितना लिख देंगे हम? 12। दो को चीज़ हमारा फाइंड आउट हो गया, जेड और ए। कहा कि जितने पर उसका परमाणु संख्या होगा उतना ही उसमें क्या होंगे? प्रोटॉनों की भी संख्या होंगी। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? 6। और यह न्यूट्रल परमाणु है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगा। तो कितना होगा? 6। और बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की बात करें तो हम आपको बताए थे कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या लगाना है भाई? a माइनस जेड, या फिर लगाना है a माइनस पी, है ना। जितना उसका परमाणु द्रव्यमान है ना, जिसका उतना मास है, उसमें से आप प्रोटॉनों की संख्या को घटा दो ना, या परमाणु संख्या को निकाल दोगे ना, तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेगा। और 12 में से माइनस करेंगे 6 को, तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो ये थी आपकी कार्बन में उपस्थित परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
अब तो किसी को दिक्कत नहीं है। पिंटू कुमार अब तो समझ में आया ना आपको, अब तो समझ में आया ना कि प्रोटॉनों की नंबर कितना होगा, तो उसके एटम पे डिपेंड किया ना कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना था 6, इसलिए इसमें कितना हो गया आपका प्रोटॉनों की संख्या भी कितना हो गया 6 हो गया। सेम इसी प्रकार नाइट्रोजन की बात कर लेंगे तो नाइट्रोजन में परमाणु संख्या कितना होगा 7, परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो 14, अपना बात करेंगे प्रोटॉन की तो कितना हो जाएगा 7, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो भी 7, न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो भी 7, है ना। सेम इसमें भी वही होगा, जेड की मान कितना होगा 8, ए की मान कितना होगा 16, पी का मान 8, एन की मान भी 8 होगा और इलेक्ट्रॉन की मान भी 8 होगा। तो इस प्रकार किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप आसानी से बता सकते हैं। या फिर आपको कह देगा कि जब चार्ज वाला पार्टिकल आ जाएगा तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उससे भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए, जिसे समझिएगा, ये था एक एटम, ये एक एटम है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। कह रहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाना चाहा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाना चाहा तो इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर रहा है भाई, एक्सेप्ट कर रहा है। और एक्सेप्ट जब करता है ना, तो कोई भी चीज़ किसी को भी एक्सेप्ट करता है तो कैसा चार्ज लेता है भाई, तो वो जो चार्ज लेगा तो उस वक्त चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम एक्सेप्ट करेगा अपने अंदर तो वह निगेटिव चार्ज को ग्रहण करेगा। और यदि यही इलेक्ट्रॉन अपना बाहर जा रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ से अब डोनेट कर रहा है, ये बाहर जा रहा है तो डोनेट करेगा तो बाहर जाएगा, तो इस पर जो चार्ज आएगा, जब इस पर चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि आपसे कह दिया जाए कि एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो बताओ कि भाई उस पर कैसा चार्ज आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए थे तो उस पर 2 को क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। 2 कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा। नहीं जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर नहीं होता है। कुंदन गुप्ता तभी बराबर होगा जब वह एटम न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, तभी वह इक्वल होगा, है ना, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ कि न्यूट्रल नहीं होते हैं। जब परमाणु उदासीन होता है तभी इक्वल होते हैं, अन्यथा इक्वल नहीं होगा। जैसे मैंने कह दिया कि ये लो आपका सोडियम है, एक आपका नियॉन है, एक आपका सोडियम पे एक प्लस चार्ज देता हूँ मैं, और एक सोडियम मैग्नीशियम पर मैं डबल प्लस चार्ज दे दिया, और एल्युमिनियम पर मैंने ट्रिपल प्लस चार्ज दे दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकाल को देखोगे ना तो फिर इक्वल नहीं आएगा, है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ आपका उदासीन, ये देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो नियॉन उदासीन है, इस पर चार्ज आ गया तो सारे उदासीन नहीं कहलाएंगे। अब इस पर चार्ज आ जाएगा ना, जब ऐसे इंडिकेट किया हुआ रहेगा आपका ना, तो ये चार्ज वाले पार्टिकल है तो ये उदासीन नहीं माने जाएंगे। और सिर्फ ऐसे लिखा हुआ रहेगा, O2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सारे उदासीन होते हैं, है ना, ये सारे क्या है, उदासीन है। अब जिससे बात करते हैं नियॉन, इसमें आपका बात करेंगे नियॉन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 10 होता है। तो ये आपका क्या है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन भी होगा, उतना ही उसका क्या होता है, प्रोटॉन भी होगा। यही बात मैंने पहले भी कहा। अब ये जब इन तीनों के अंदर बात करेंगे तो ये न्यूट्रल नहीं है, ये सारे चार्ज लिया हुआ पार्टिकल है। देखो इस पर 1 प्लस के चार्ज है, 2 प्लस के चार्ज है, 3 प्लस के चार्ज है। और प्लस चार्ज कब आती है, जब वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए होंगे, डोनेट किए होंगे, तभी तो इन पर प्लस चार्ज आया ना। जब डोनेट कर दिए तो सोडियम के अंदर होती कितनी चार्ज है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसका प्रोटॉनों की भी संख्या होगा ना, प्रोटॉन की सभी 11 होगा। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की कि जब न्यूट्रल था ये आपका सोडियम, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होता है, 11। पर इन्होंने तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, किसी को दे दिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका कम गया ना। जब 1 इलेक्ट्रॉन कम गया तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा।
अब यहाँ पे देखिए, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन को बाहर डोनेट कर दिया है। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर होती है कितना? 12। और जब मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 होता है तो प्रोटॉन भी एक्चुअल है कि 12 होगा। अब बात करते हैं कि 2 को चार्ज लिया हुआ है, 2 चार्ज का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया है, तो 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। सेम बात एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर 13 होता है, प्रोटॉनों की संख्या भी 13 होगा। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बात करेंगे तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर दे दिया था, तो 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। मतलब कि एल्युमिनियम +3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना होगा तो कितना बताएंगे हम? 10 बताएंगे। कितने बताना है यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉनों के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है क्या? निगेटिव के लिए ऐड ही करेंगे ना, जैसे आपको देखो Cl- क्या है? Cl-। कोई पूछ देगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन कितना पे है? 17 पर। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का आपको मालूम होनी चाहिए, और ये सारे एटॉमिक नंबर आपको याद करवाएंगे जब आपको हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना। जब आपको हम पीरियोडिक टेबल करवाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी एलिमेंट में याद करवाऊंगा, और बहुत ही आसान तरीका से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छी ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। जब इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉनों की भी संख्या एक्चुअली है कि कितना होगा? 17 होगा। बात है कि यह निगेटिव चार्ज लिया है। निगेटिव चार्ज कोई कब ले सकता है भाई? जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? एक्सेप्ट किया होगा, ग्रहण किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब था कि 17 था, पहले से एक और ले लिया तो टोटल कितना हो गया? तो एक और ले लिया तो टोटल हो गया अभी कितना? 18। तो आपको बता देना है कि क्लोरीन माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 18 होता है। बिल्कुल सही है आपका। जब चार्ज लगा होगा तो आपका उदासीन नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव वाला होगा, और जब माइनस का चार्ज होगा तो निगेटिव वाला होगा। कोई चार्ज नहीं है तो सिंपल सी बात है, कैसा होगा? उदासीन होगा आपका। आइए इसके बाद अपना समझ लेते हैं, एलिमेंट के बारे में और क्या आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एलिमेंट से रिलेटेड इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के आधार पे एटम में काफ़ी सारे टर्म पढ़े जाते हैं, जैसे आइसोटोप्स। इसे हिंदी में कहा जाता है समस्थानिक। इसे हिंदी में हम कहते हैं समस्थानिक। बात करेंगे समस्थानिक के, तो समस्थानिक के बारे में क्या याद रखना है भाई? तो देखना ध्यान से कैसे समस्थानिक के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको याद रखना है समस्थानिक के बारे में कि ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे एटम जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो इक्वल हो, किंतु एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो यदि आपसे कहेगा कि समस्थानिक क्या होता है, तो आपको बताना है कि किसी भी परमाणु में जब उसकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, या फिर जब परमाणु संख्या समान होता है और एटॉमिक मास जब अलग अलग होता है, तो वैसे एलिमेंट को कहा जाता है आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? वैसे को कहा जाता है आइसोटोप्स। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दूँ मैं आइसोटोप्स का, तो याद रखना आइसोटोप्स के एग्जाम्पल में, जैसे आपके कार्बन के C612 एंड C614, इसमें बात करेंगे, दोनों में देखोगे एटॉमिक नंबर तो 6, इसमें भी एटॉमिक नंबर 6, जबकि एटॉमिक मास की बात करेंगे तो इसमें 12 है, और इसमें एटॉमिक मास की बात करेंगे तो कितना है? 14 है। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर जो है भाई से क्या है? तो एटॉमिक नंबर सेम है, और बात करेंगे एटॉमिक मास के, तो एटॉमिक मास क्या है आपका? डिफरेंट है।
तो ऐसे एलिमेंटों को क्या कहा जाता है, ऐसे एलिमेंटों को कहा जाता है आइसोटोप्स। क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहा जाता है, समस्थानिक का नाम देते हैं। अब कुछ आइसोटोप्स के नाम याद रखने हैं, जैसे समझिएगा, जैसे आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आइसोटोप्स में, जैसे हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। अब 3 गो आइसोटोप्स कौन कौन से हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे समझिएगा, पहला है आपका यहाँ पे 1H1, दूसरा है 1H2 और तीसरा है 1H3। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक प्रस्तुत करता है, 3 समस्थानिक देगा। पहला देगा 1H1, दूसरा 1H2 और तीसरा 1H3। 1H1 को कहा जाता है प्रोटियम, प्रोटियम, इसका नाम देते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसका नाम देते हैं ट्राइटियम, इसका नाम देते हैं ट्राइटियम। ये जो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है भाई, इन सभी में देखोगे तो एटॉमिक नंबर जो है भाई 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें भी एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। मतलब कि तीनों में एटॉमिक नंबर तो समान है, पर नॉट इक्वल टू क्या है, एटॉमिक मास 1, 2, 3, तीनों में एटॉमिक मास अलग अलग है। तो यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से, ये जो ड्यूटेरियम है भाई, ड्यूटेरियम के जब ऑक्साइड बन जाती है, ड्यूटेरियम का जब ऑक्साइड होता है तो जिसे हम कहते हैं D2O, और D2O को कहा जाता है हैवी वाटर। क्या कहते हैं, हैवी वाटर कहा जाता है, इसे कहते हैं हम भारी जल। क्या नाम देते हैं इसे, हम भारी जल नाम देते हैं। और हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा आइसोटोप है ट्राइटियम, जो क्या है भाई, रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव है। तो यदि आपसे कहा जाएगा रेडियो एक्टिव को हिंदी में कहा जाता है रेडियो सक्रियता, सक्रियता। कहा जाएगा कि हाइड्रोजन की वो कौन से समस्थानिक है जो क्या करता है, रेडियो सक्रियता को दर्शाता है, तो कहना है कौन सा, ट्राइटियम। या फिर पूछेगा कि हाइड्रोजन की वो कौन से समस्थानिक जिसके ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, तो क्या बताना है आपका, ड्यूटेरियम को बताना है। सेम इसी प्रकार आपको किसके बारे में याद रखना है भाई, C612 और C614 के बारे में याद रखना है। ये किसके आइसोटोप्स है, ये कार्बन के आइसोटोप्स है। किसके आइसोटोप्स है, कार्बन के आइसोटोप्स है। और ये जो C614 है, कार्बन की 14 वाला जो आइसोटोप्स है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो इसका यूज करते हैं अपन कार्बन डेटिंग विधि में, कार्बन डेटिंग विधि में इसका यूज किया जाता है। और कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा हम क्या करते हैं भाई, तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा हम करते हैं जीवाश्म की उम्र का पता लगाते हैं, जीवाश्म की उम्र निकालते हैं। तो यदि आपको जीवाश्म की उम्र के बारे में जानना होगा तो आप कौन से कार्बन देखेंगे, C14 वाले कार्बन को पता लगाइएगा कि C14 वाले कार्बन क्या है। हाइड्रोजन का यूज क्या है, हाइड्रोजन आपको पढ़ा दिया हूँ मैं, पहले ही करवा दिया एलिमेंट वाले चैप्टर में, है ना। हाइड्रोजन में आपको बता दिया था कि इसका यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं, सभी चीज़ आपको बता दिया गया है। तो एक बार आप उस पुराने वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपका यादें ताज़ा हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, बात रही हैवी वाटर के भारी जल का, तो इसका यूज करते हैं आपके नाभिकीय रिएक्टर के अंदर भी यूज करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूज करते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर में क्यों यूज किया जाता है भाई, तो इसे हम मंदक के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में, मंदक के रूप में यूज करते हैं, किसका, नाभिकीय रिएक्टर का। इसका परमाणु भार कितना होता है, तो परमाणु भार 20 होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट आपको बता देना है कि 101 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और इसके बारे में क्या, इसके बारे में और कुछ बातें आपको नहीं जानना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है
जैसे आपको सोडियम की समस्थानिक के बारे में पढ़ना है, सोडियम के बाद आपको कोबाल्ट के बारे में पढ़ना है ना। जैसे CO16 ये कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट। और कोबाल्ट हम बात करें, कोबाल्ट कितने पोते, 27 पोते हैं, तो 27 CO कितना हो जाएगा आपका 60। तो ये जो समस्थानिक है भाई, इसका हम यूज कहाँ करते हैं, इसका हम यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, कैंसर के इलाज में करते हैं, कैंसर के इलाज में। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है जी कि कैंसर के इलाज में कौन सा समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कोबाल्ट 16 का यूज किया जाता है। जैसे आपको याद रखना है फास्फोरस कितना का, तो फास्फोरस याद रखना है 32, फास्फोरस 32। यहाँ पे याद रखना है आपका फास्फोरस 32 में याद रखना 15 फीट 32। इसका यूज हम करते हैं जैव उर्वरक में, जैसे खाद वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है सोडियम 24 11Na24। इसका यूज हम करते हैं ब्लड के विकृति के जांच में, ब्लड के विकृति जांच में। और समस्थानिक आपको बता दूं तो और आपको क्या याद रखना है, और आपको याद रखना आयोडीन 131 याद रखना, 53I131। इसका यूज करते हैं आयोडीन का थायराइड ग्रंथि के विकृति के जांच में इसका यूज करते हैं। और साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है तेल पाइपलाइन के रिसाव के जांच करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आपसे कहा जाएगा कि तेल पाइपलाइन के रिसाव को जांच करने में किसका यूज करते हैं, तो क्या बताना है, आयोडीन समस्थानिक का। बिल्कुल रेणु जी, क्वेश्चन इन्हीं में से रहेगा आपका, है ना, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए मैं दे दूं तो कहेगा कि बताओ भाई कैंसर के इलाज में किस तत्व की समस्थानिक का यूज किया जाता है, तो आपको बताना होगा किसका, कोबाल्ट की समस्थानिक का। या फिर कह देगा कि बताओ भाई ब्लड की अशुद्धियों को जांच करने में कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है, तो क्या बताना है आपका, सोडियम 24 वाला समस्थानिक का, है ना। तो ऐसे आपको बताना है। एक समस्थानिक और याद रखना है, जैसे आपको कह दूं यूरेनियम 235 को याद रखना, 92 यूरेनियम 235। इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसका यूज अपन कर लेते हैं हम यूरेनियम डेटिंग विधि में यूज करते हैं। और बता दूं आपका कि यूरेनियम डेटिंग विधि से हम क्या निकालते हैं भाई, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादियों का क्या पता लगाते हैं, उम्र की पता लगाते हैं, उम्र के जांच करते हैं, है ना। तो यदि आपसे कह दिया जाएगा कि बताओ भाई सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी के उम्र के पता लगाने में कौन से समस्थानिक का यूज किया जाता है, तो बता देना है यूरेनियम के समस्थानिक के। यूरेनियम कौन वाला, तो 92-235 का यूज करते हैं। उसको हम जांच करने में उस विधि या उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है यूरेनियम डेटिंग प्रोसेस नाम दिया जाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर से कोई चट्टान लाया गया और फिर उसके बाद चंद्रमा की उम्र की पता लगाया गया कि चंद्रमा का जन्म कब हुआ था। तो ऐसे जन्मों को जो पता लगाया जाता है वो कौन से समस्थानिक से द्वारा, यूरेनियम के द्वारा पता लगाया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, अभी तक में किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक में कोई बताइएगा किसी को दिक्कत है क्या। यहाँ बताइएगा कोई किसी को दिक्कत है। चलिए ठीक है। और एक बात याद रखना, थोड़ा सा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, सर्वाधिक समस्थानिक वाला जो तत्व है ना,
सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व, सर्वाधिक समस्थानिक वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है? पोलोनियम है। कितना होता है भाई? 27 समस्थानिक किसके होते हैं? ये भी याद रखना है आपका, ये भी याद रखना है। कुंदन गुप्ता जी, समस्थानिक तो ऐसे बहुत है, जैसे पोलोनियम का 27 है, तो पोलोनियम का 27 समस्थानिक के बारे में हमें नहीं जानना है। कुछ ऐसे समस्थानिक है जिसका यूज होता ही नहीं है, है ना, या होती है तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है, तो वैसी बातों को यहाँ पे नहीं जानना। ऐसे इतना याद रखना कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला जो एलिमेंट है वो कौन सी है? आपका पोलोनियम है। जिस कितने समस्थानिक होते हैं? 27 समस्थानिक होते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको बता दूं, इसके बाद एक पॉइंट अभी तो हमने देखा आइसोटोप्स, सेम इसी प्रकार से एक और पॉइंट आपका पढ़ना है जिसको नाम देते हैं आइसोबार्स। क्या नाम देंगे? आइसोबार। तो आप में से कोई बता सकते हैं क्या? यदि कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहे तो बता सकते हो कि आइसोबार क्या होता है? चलिए देखिए ध्यान से, अगला आपका पॉइंट है आइसोबार। इसे कहते हैं समभारी, इसे हिंदी में नाम देते हैं हम समभारी। ये जो आपका समभारी के भाई, इसमें क्या याद रखना है? वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, किंतु उसका एटॉमिक मास क्या होगा? इक्वल होगा। जब एटॉमिक मास समान होगा तो वह आइसोबार कहलाएंगे, और जब एटॉमिक नंबर समान होगा तो वह आइसोटोप्स कहलाएंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से, बिल्कुल सही है सुमन कुमारी जी, परमाणु मास आपका जो है, परमाणु वाली मास द्रव्यमान जो है उसका आपका सेम होनी चाहिए, सही है। इसके बाद देखिए ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दूं तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है क्या क्या? तो एग्जाम्पल में 18 आर्गन को याद रखना है, 40 पोटेशियम को याद रखना है, और कैल्शियम। ये जो समस्थानिक आपको, ये जो आइसोबार्स दिख रहे हैं, इन सभी में देखोगे तो जेड कितना है? 18, 19, 20। जबकि एटॉमिक मास की बात करेंगे तो इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, और इसका भी क्या है? 40 है ना। तो इन तीनों को हम क्या कह देंगे कि ये सारे एलिमेंट कैसे हैं? तो ये एलिमेंट आपका आइसोबार एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? आइसोबार वाले एलिमेंट है, समभारिक एलिमेंट है ना। इतना आपको याद रखना है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन सब का कितना है? तो सबका एटॉमिक मास आपका 40 है, जबकि एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है ना। इसके बाद देखिए ध्यान से, आप इसका निकाल सकते हैं इनमें कितना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है। कुछ और आपको एग्जाम्पल में दे दूँ तो जैसे देख लीजिएगा, हीलियम का भी होता है, और हीलियम के साथ है आपको लिथियम को याद रखना है 35, है ना। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? नाइट्रोजन को याद रखना है, नाइट्रोजन के साथ है ऑक्सीजन को याद रख लेना, है ना। इसके बाद आपको क्या याद रख लेना है? तो इसके बाद एक चीज़ और आपको बता दूँ, नाइट्रोजन 5 ही दिखाता है जी, है ना। और कौन सा? नाइट्रोजन के साथ कार्बन भी 15 दिखाता है, तो इसको याद रखना। ये सारे क्या है? आइसोबार वाले एलिमेंट है ना। इतना काफ़ी एलिमेंट है। आपको छांटने के लिए दे देगा कि बताओ भाई निम्न में से कौन सा जोड़ा आइसोबार का जोड़ा है, तो यहाँ पे फिर आपको क्या होगा? बताना पड़ जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लासों में हम जानेंगे भाई कि क्या होता है जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या अंतर है, ऑर्बिटल्स में क्या अंतर है, ऑर्बिट कितने होते हैं, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। कैसे आपने सुना होगा KLMN के बारे में और SPDF के बारे में पढ़ा होगा, तो इनके बारे में पता लगाएंगे। फिर जानेंगे कि KLMN में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना,
और sp-df में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इन बातों के बारे में हम अगले क्लासों में स्टडी करने वाले हैं। और इनसे रिलेटेड आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। जब हम इसके बारे में जान जाएंगे तो ही आगे हमें पता लगेगा क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता लगा पाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट का हम कैसे करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है 5 मिनट का, आप कर सकते हो। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। कुंदन जी आप क्या जानना चाहते थे? यही जानना चाहते थे, मतलब कोबाल्ट की समस्थानिक के बारे में हो। कोई बात नहीं, समझ में आ गया आप सभी को। और एक बात और, यदि आपका जो नए दोस्त हैं उनको भी अपने चैनल में बुलाया करिए, है ना। उनके आपने क्लास के बारे में बताइए। केमिस्ट्री क्लास फिर से स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री का क्लास फिर से स्टार्ट हो चुका है आपका। उनके बारे में बताइए ताकि वो भी क्लास को ज्वाइन करें। बहुत अच्छा, थैंक्स। अब ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िएगा तो हम और ही अच्छा जोश में आएंगे। और ऐसे भी आज भी हम जोश में हैं। प्रोटॉन का मास वैल्यू जो होता है, सुमन शाह जी, प्रोटॉन का जो, मौसमी शाह जी आप पूछ रहे, प्रोटॉन का जो मास वैल्यू होता है वो होता है 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg में, याद रखना 1.67 गुने 10⁻⁻27। और किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, और किसी का कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन है? यदि है तो वो भी कर सकते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, किसी का नहीं है, थैंक्स, बहुत ही अच्छा।